हेलो दोस्तों, जरा सोचिए, अगर आपका अपना दिमाग आपके खिलाफ काम करने लगे तो अगर कोई आवाज, कोई गन या सिर्फ एक याद आपको अचानक सालों पीछे उसी डरावने पल में फेंक दे तो क्या होगा? अगर आपका शरीर तो यहाँ है लेकिन आपका दिमाग अब भी उस हादसे में फंसा हो जहाँ से आप कभी बाहर ही न निकले, फिर चाहे वो आपका दर्दनाक ब्रेकअप हो या अपने ही माता पिता को खो देने का कोई दुख। ऐसे ही एक सैनिक जो युद्ध खत्म होने के बाद भी हर रात युद्ध लड़ता है, एक औरत जो अपनी बेटे की मौत के 13 साल बाद भी उसी चीख में जी रही है, कुछ बच्चे जो दुनिया के प्यार की जगह खतरे की तरह देखते हैं, और सबसे डरावनी बात, इनमें से ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनके अंदर क्या टूट चुका है। दोस्तों, आज हम सिर्फ एक बुक समरी नहीं सुनने वाले हैं, हम उस अदृश्य घावों की दुनिया में उतरने वाले हैं जो दिखाई नहीं देता लेकिन इंसान की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक कहानी है डर की, यादों की, शरीर में कैद दर्द की, और उस सवाल की जिसका जवाब लाखों लोग ढूंढ रहे हैं, क्या टूटने के बाद इंसान फिर से उठ सकता है? आज हम शुरू करेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल साइकोलॉजी बुक्स में से एक, द बॉडी कीप्स द स्कोर, जहां हम जानेंगे कैसे ट्रॉमा दिमाग को बदल देता है, कैसे शरीर दर्द को याद रखता है, और क्यों कई लोग पूरी जिंदगी भागते रहते हैं उस दर्द से जिसे वे शब्दों से भी नहीं बता पाते। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर आपको सिर्फ दूसरों को नहीं, शायद खुद को भी समझा देगा। चैप्टर 1, लेसन फ्रॉम वियतनाम वेटरनर्स। सोचिए, आप अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं कि उन्हें सुरक्षित रखने का सिर्फ एक ही तरीका बचा है, उनसे दूर चले जाना। आपकी अपनी पत्नी, आपके अपने बच्चे अचानक आपको इतने खतरनाक लगने लगते हैं कि आपको रातों रात घर छोड़कर किसी सस्ते होटल के कमरे में छिपना पड़े। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये उस दर्द की शुरुआत है जिसे हम ट्रॉमा कहते हैं। और आज हम समझेंगे कि कैसे ट्रॉमा इंसान को अपने ही लोगों से डरना सिखा देता है। दिन है 1978 का, बोस्टन का वो ठंडा दिन। एक युवा मनोचिकित्सक बेल्सन वेंडर कॉलक अपनी पहली नौकरी के पहले दिन अपने छोटे से ऑफिस में एक पेंटिंग टांग रहे थे। बाहर का गलियारा शांत था, लेकिन अचानक धड़ाम से दरवाजा जोर से खुलता है। अंदर आता है टॉम, एक लंबा भारी शरीर वाला व्यक्ति और बिखरे हुए बाल, पसीने और शराब की मिली जुली गंध। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो यहाँ नहीं, जैसे वो अभी भी कहीं और फंसा हुआ है। उसने कहा, मैं वियतनाम में पोस्टेड था, और फिर धीरे से मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए बोला कि अब मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है वो 4 जुलाई। उन बमों की धमाकों की आवाज मुझे फिर से वहां ले जाती है जहाँ बेहद गर्मी है, पेड़ों की हरियाली है और बारूद की गंध है। सब कुछ उसे फिर से उसी जंगल में खड़ा कर देता है। कल्पना की, आप अपने घर के सोफे पर बैठे हैं, लेकिन आपके कानों में गूंज रही है गोलियों की आवाज। आप आंखें बंद करते हैं और आपको दिखाई देते हैं खून से लथपथ बच्चों के चेहरे। ये कोई सपना नहीं है, ये हर रात की वो सच्चाई है जिससे टॉम सोने से भी डरता था, क्योंकि जैसे ही वो सोता वो फिर से उसी धान के खेत में पहुंच जाता जहां उसकी पूरी टुकड़ी उसकी आंखों के सामने मार दी गई थी। वो कहता है, मैं अपनी पत्नी से प्यार करना चाहता हूँ, वो बोला, लेकिन मैं नहीं कर पाता। मैं अंदर से पत्थर हो चुका हूँ। और सबसे भयावह बात यह है कि उसे डर था कि वो कहीं अपने ही बच्चों को नुकसान न पहुंचा दे। इसलिए जब दर्द बढ़ता है वो भाग जाता है, घर से, परिवार से, खुद से। डॉक्टर ने सोचा समस्या सिर्फ बुरे सपनों की नहीं है, उससे भी बढ़ के, लेकिन उन्होंने उसे दवा दी। टॉम 2 हफ्ते बाद वापस आया। अब कैसा लग रहा है? डॉक्टर ने पूछा। टॉम ने कहा, अगर मैंने दवा ली और मेरे सपने खत्म हो गए तो मैं अपने उन दोस्तों को खो दूंगा जो वहाँ मारे गए। मैं जिंदा हूँ क्योंकि मैं उन्हें भूल नहीं सकता। यही वो पल था जब डॉक्टर को समझ आया समस्या सिर्फ दिमाग की केमिस्ट्री की नहीं थी, ये कुछ और था, बहुत ही गहरा, अतीत के प्रति वफादारी। टॉम का दिमाग और उसका शरीर अब भी उसी युद्ध में फंसा हुआ था। टॉम की ये कहानी हमें एक सच्चाई सिखाती कि ट्रॉमा सिर्फ एक याद नहीं है, ये हमारे शरीर में बस जाने वाला एक अदृश्य भूत है। ये बदल देता है कि हम कैसे सोचते हैं, कैसे महसूस करते हैं और कैसे प्यार करते हैं। टॉम के लिए वो युद्ध 1969 में खत्म नहीं हुआ था। वो हर रात मरता था और हर सुबह अपने दोस्त की याद के साथ फिर से जी उठता था। उस दिन डॉक्टर वॉन डेल कॉल्क को समझ आया कि किताबें उन्हें इतना नहीं सिखा सकती जितना ये टूटे हुए लोग सिखा सकते हैं। यहीं से शुरू हुआ ट्रॉमा को सच में समझने का सफर। चैप्टर 2, रेवोल्यूशन इन अंडरस्टैंडिंग माइंड एंड ब्रेन। क्या होता है जब कोई मरीज आपको रात के 3 बजे अपनी कहानी सुनाता है, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने की हिम्मत डॉक्टर भी दिन के उजाले में नहीं कर पाते? क्या होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप पागलपन समझ रहे थे वो दरअसल कोई बीमारी नहीं, एक याद है, एक सच्ची दर्दनाक याद। 1917 के दशक में एक युवा डॉक्टर ने यही देखा। उसे बताया गया था कि ये मरीज सिजोफ्रेनिया से पीड़ित है, लेकिन जब उसने उन्हें सुना तो उसे कुछ और ही मिला।
टूटी हुई कहानियां, बचपन के घाव और वो सच जैसे कोई पुराना दर्द उजागर हो रहा हो और जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। आज हम उस पल में जाएंगे जहाँ एक पूरी मेडिकल की दुनिया अपने ही मरीजों की आवाज से मुंह मोड़ रही थी और कैसे वहीं से शुरू हुई एक खामोश लेकिन खतरनाक क्रांति। मेडिकल की पढ़ाई के दौरान बेसेल वेंडर कॉलक बोस्टन के एक बड़े अस्पताल में काम कर रहे थे। उनका काम था मरीजों के साथ समय बिताना, उन्हें नॉर्मल जिंदगी में वापस लाना। लेकिन ये मरीज सामान्य नहीं थे। उन्हें एक नाम दिया गया था, सिजोफ्रेनिया का। एक सर्द रात में अस्पताल के लंबे खाली गलियारे में एक हल्की सी रोशनी और एक गहरी खामोशी। तभी एक युवा लड़की धीरे धीरे नर्सिंग स्टेशन तक आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं, आवाज टूट रही है और बैठती है और बोलना शुरू करती है। जब मैं छोटी थी मेरे पिता रात को शराब पीकर आते थे और फिर वो अपनी कहानी बताती है, मारपीट, डर और दुष्कर्म की। उस रात डॉक्टर वान डेर कोल्क ने कुछ ऐसा सुना जो दिन में कोई नहीं सुनता था। उन्हें समझ आने लगा कि पागलपन के पीछे असल में छिपा था अनसुना दर्द। लेकिन अगली सुबह जब सीनियर डॉक्टर राउंड पर आए तो सब कुछ बदल गया। किसी ने उस लड़की की कहानी का जिक्र नहीं किया। कोई दर्द नहीं, कोई याद नहीं, सिर्फ एक शब्द, केमिकल इम्बैलेंस, और एक समाधान, दवा। उस समय एक नई दवा आई थी जिसे लोग चमत्कार कर रहे थे। ये दवा मरीजों को शांत कर देती थी, उन्हें मैनेजेबल बना देती थी। लेकिन एक सवाल उठता रहा, क्या वो ठीक हो रहे थे या बस चुप हो रहे थे? डॉक्टर वान डेर कोल्क ने जब ये समझा तो ये उनके लिए एक झटका था। उनकी नजर में ये लोग पागल नहीं थे, ये लोग बहुत ही ज्यादा दर्द में थे। लेकिन सिस्टम ने उनके दर्द को नहीं, उनकी आवाज को इलाज करने का फैसला लिया। धीरे धीरे डॉक्टर वान डेर कोल्क को एहसास हुआ कि किताबों में लिखी बीमारियां अक्सर अधूरी होती है। उनके गुरु एल्विन सेवर्ड उन्हें एक बात बार बार कहते थे, सबसे बड़ा दर्द उन झूठों से आता है जो हम खुद से कहते हैं। और एक और बात, हमारी असली किताब हमारे मरीज है। जब उन्होंने सच में सुनना शुरू किया तो एक पैटर्न सामने आया। हर कहानी में प्यार था और उसका टूटना था, लव एंड लॉस। यहीं से एक नई समझ पैदा हुई। और फिर अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन ने पहली बार एक नाम दिया, PTSD। अब डर का एक आधिकारिक नाम था, लेकिन असली सवाल अभी भी बाकी था, इलाज क्या है, दवा या समझ? समय के साथ दवाओं की दुनिया और तेज हो गई। नई नई दवाइयां आई जिन्होंने वादा किया कि वो लोगों को अतीत की जंजीरों से आजाद कर देगी, और कुछ लोगों को राहत भी मिली। एक मरीज ने कहा, अब मैं डर में नहीं जी रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, और दवाइयां आई, उन्होंने दर्द को धीमा कर दिया। लेकिन क्या उन्होंने उसे ठीक किया या बस उसे महसूस करना कम कर दिया? धीरे धीरे एक सच्चाई सामने आई, इंसान सिर्फ दवाओं से ठीक नहीं होता, वो ठीक होता है किसी के उसे सच में सुनने से, किसी के उसे छूने से, किसी के उसे समझने से। ठहरिए, क्या हमने अपने दर्द को समझने के बजाय उसे दबाने का रास्ता चुन लिया है? क्या हमने गोलियों पर इतना भरोसा कर लिया है कि हम ये भूल गए हैं कि हीलिंग हमारे अंदर भी हो सकती है, और शायद किसी दूसरे इंसान के साथ जुड़ने में भी? चैप्टर 3, लुकिंग इनटू द ब्रेन, द न्यूरोसाइंस रिवोल्यूशन। क्या होता है जब आपका अपना दिमाग आपसे बात करना बंद कर दे? आप कुछ कहना चाहते हैं लेकिन शब्द जैसे कहीं फंस जाते हैं, आवाज निकलती ही नहीं। डॉक्टर कहते हैं ये स्ट्रोक का लक्षण है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि यही चुप्पी, यही गूंगापन किसी याद के आते ही अपने आप हो सकता है। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों ने पहली बार एक फ्लैशबैक के दौरान दिमाग की तस्वीर ली, और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। दिमाग का वो हिस्सा जो आपको बोलने देता है अचानक बंद हो जाता है। आज हम दिमाग के अंदर जाएंगे, देखेंगे जब ट्रॉमा जागता है तो कहाँ आग लगती और कहाँ अंधेरा छा जाता है। 1990 के शुरुआती दशक में बेसेल वेंडर कॉल्क और उनकी टीम ने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट शुरू किया जो पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने तय किया ट्रॉमा को महसूस नहीं, देखा जाएगा। एक मरीज थी मार्शा, 13 साल पहले उसने अपनी छोटी बेटी को एक हादसे में खो दिया था। उस दिन के बाद वो जी तो रही थी, लेकिन अंदर से जैसे सब खत्म हो चुका था। डॉक्टर ने उसके दिमाग को स्कैन करने के लिए इलेक्ट्रोड लगाए और उसे कहा उस दिन को याद करो। और फिर ट्रैप रिकॉर्ड चालू होता है, आवाजें, चीखें और ब्रेक की आवाज, और अचानक मार्शा का शरीर बदल जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती, दिल की धड़कन बेकाबू हो जाती और चेहरे पर पसीना छूटने लगता है, जो अब यहाँ नहीं है। वो फिर से उसी पल में है जब उसकी बेटी मर रही थी। जब डॉक्टर ने स्कैन देखा तो वो स्तब्ध रह गए। दिमाग का एक हिस्सा, ब्रोकाज एरिया, पूरी तरह से बंद था। यही वो हिस्सा है जो हमें शब्द देता है। यानी मार्शा सब कुछ महसूस कर रही थी लेकिन उसे बता नहीं सकती थी। उसी समय दिमाग का दूसरा हिस्सा, एमिग्डाला, आग की तरह जल रहा था। यानी उसका शरीर चिल्ला रहा था, खतरा, भागो, बचो। लेकिन उसकी जबान खामोश। कल्पना कीजिए आप एक डरावनी फिल्म देख रहे हैं, लेकिन इस बार आपकी फिल्म के अंदर है। और सबसे डराने वाली बात,
आप बता भी नहीं सकते कि क्या हो रहा है। यही ट्रॉमा है, यही आपकी आवाज छीन लेता है। आप रोना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन आप बस चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे एक बड़ी तस्वीर साफ होने लगी। यह सिर्फ एक हिस्से की समस्या नहीं थी, पूरा दिमाग बदल रहा था। जब हम सामान्य होते हैं तो दिमाग के अलग अलग हिस्से मिलकर काम करते हैं, तर्क, भावना, भाषा, सब एक साथ। लेकिन जैसे ही ट्रॉमा एक्टिवेट होता है, सब टूट जाता है। लॉजिक वाला हिस्सा धीमा या बंद हो जाता है, भावनात्मक हिस्सा पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। इसका मतलब ट्रॉमा कोई याद नहीं है, ये एक अलग दिमागी अवस्था है जहां आप सोचते नहीं, आप सिर्फ महसूस करते हैं। और यही वजह है कि जब हम किसी से कहते हैं शांत हो जाओ, तो वो काम नहीं करता, क्योंकि उस समय उनका दिमाग शांत होने के लिए नहीं बना ही नहीं होता। इस एक्सपेरिमेंट से एक बहुत ही बड़ा सबक दिया। अगर ट्रॉमा ठीक करना है तो सिर्फ बात करना काफी नहीं है, हमें दिमाग के उस हिस्से को वापस चालू करना होगा जो कहता है वो तब था, ये अब है। लेकिन ये तब तक नहीं होगा जब तक शरीर सुरक्षित महसूस न करे। पहले शरीर को भरोसा दिलाना होगा कि खतरा खत्म हो चुका है, तभी ब्रोकास एरिया वापस जागेगा और इंसान अपनी कहानी फिर से बोल पाएगा। यहीं से शुरू हुई नई तरह की हीलिंग, योग, थिएटर, मोमेंट थेरेपीज, जो दिमाग को ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से ऊपर बदलती है। पहले शरीर को शांत करो, फिर दिमाग अपने आप सही से काम करने लगेगा। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि गुस्से या डर में आपकी जुबान ही बंद हो गई? आप सब कुछ महसूस कर रहे थे लेकिन कुछ कह नहीं पाए। शायद उस पल वो आप नहीं थे, वो आपका दिमाग था जो बस आपको बचाने की कोशिश कर रहा था। और शायद उसे समझना ही ठीक होने का पहला कदम है। चैप्टर 4, रनिंग फॉर योर लाइफ, द एनाटॉमी ऑफ सर्वाइवल। क्या होता है जब आपका अपना शरीर आपके खिलाफ काम करने लगे? आप अपने घर में बैठे हैं, सब कुछ सुरक्षित है, लेकिन अचानक दिल तेज धड़कने लगता है, हाथ कांपने लगते हैं, सांसें उड़ जाती और आपको लगता है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। हम सबने सुना है फाइट या फ्लाइट, लेकिन क्या होता है जब आप न लड़ सकते हैं न भाग सकते हैं, जब आपका शरीर बस जम जाता है? आज हम समझेंगे कि ट्रॉमा कैसे आपके सर्वाइवल सिस्टम को ही बदल देता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम उस जम जाने की केस से वापस निकल सकते हैं? कहानी है एक 5 साल के बच्चे की, नाम है नॉम। वो अपनी क्लास में बैठा था जब उसने अपनी आंखों के सामने एक प्लेन को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से टकराते देखा। धुएं के काले बादल, चीखते लोग, भगती भीड़। उसने अपने पिता का हाथ पकड़ा और मलबे के बीच से भागा। अगले दिन उसने एक ड्राइंग बनाई, जलती हुई इमारत और नीचे एक काला गोला। जब उसने पूछा गया ये क्या है, उसने कहा ये टेम्पोलिन है, ताकि अगली बार लोग कूदे तो बच जाए। सोची, कल ही जिसने आतंक देखा वो आज अपने डर को बदलने की कोशिश कर रहा है। वो जमा नहीं, आगे बढ़ा। लेकिन हर कोई नॉम जैसा नहीं होता। जब हम खतरे में होते हैं, हमारा शरीर 3 तरीके से प्रतिक्रिया करता है, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज। फ्रीज यही सबसे खामोश और सबसे खतरनाक प्रतिक्रिया है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा जिसके अपने माता पिता ही उसे चोट पहुंचाते हैं, वो न उनसे लड़ सकता है न उनसे भाग सकता है, तो उसका शरीर क्या करता है? वो खुद को बंद कर देता है। शरीर वही रहता है लेकिन दिमाग कहीं और चला जाता है। यही फ्रीज है और समस्या यहीं से शुरू होती है, क्योंकि उस समय शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं लेकिन वे खर्च नहीं हो पाते। न लड़ाई होती है न भागना, तो वो ऊर्जा, वो डर शरीर के अंदर ही फंस जाता है। यही वजह है कि सालों बाद भी बिना किसी के कारण के दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें उखड़ जाती है या शरीर सुन्न हो जाता है, क्योंकि शरीर अभी भी मानता है खतरा खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझ आती है, हमारा दिमाग एक नहीं है, ये 3 परतों में काम करता है। रिपिटियन ब्रेन जो हमें जिंदा रखता है, सांस लेने, दिल के धड़कने या सर्वाइवल करने की। लिम्बिक सिस्टम जो महसूस करता है डर को, प्यार को और गुस्से को। तीसरा है नियोकॉर्टेक्स जो सोचता है तर्क, भाषा और समझ के बारे में। जब सब ठीक होता है ये तीनों साथ काम करते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रॉमा एक्टिवेट होता है, ऊपर वाला हिस्सा न्यूरोकॉर्टेक्स धीमा पड़ जाता है या बंद हो जाता है और नियंत्रण चला जाता है नीचे वाले जानवर जैसे दिमाग के पास है। इसका मतलब आप रिएक्ट कर रहे होते हैं लेकिन सोच नहीं रहे होते। यही वजह है कि पैनिक के समय आप लॉजिक नहीं सुन पाते, क्योंकि उस समय आपका दिमाग सर्वाइवल मोड में लॉक्ड होता है। तो असली सच्चाई ये है, ट्रॉमा सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक शारीरिक अवस्था है, एक ऐसा सिस्टम जो बार बार एक्टिवेट होता है। भले ही खतरा
खत्म हो चुका हो। ठीक होने का रास्ता क्या है? आपको दिमाग को समझाना नहीं, शरीर को महसूस कराना है कि अब तुम सुरक्षित हो। और यह होता है धीमी गहरी सांस शरीर को हिलाने से या किसी भरोसेमंद इंसान से के स्पर्श से। जब शरीर को यकीन हो जाएगा कि खतरा अब नहीं है, तभी दिमाग कह पाएगा वो तब था, ये अब है। चैप्टर 5 बॉडी ब्रेन कनेक्शंस। जब आपका दिल टूटता है तो क्या दर्द सिर्फ दिमाग में होता है या सच में आपकी छाती में एक भारीपन, एक दबाव, एक कसाव महसूस होता है? जब आप डरते हैं क्या वो सिर्फ एक सोच है या वो आपके पेट में मरोड़ बनकर उठता है, आपकी सांसें उतली कर देता है, आपके हाथों को कांपने पर मजबूर करता है? क्या होगा अगर ये सब सिर्फ एहसास नहीं, एक भाषा है, आपके शरीर की भाषा? आज हम उस सच को समझेंगे जिसे साइंस ने सालों तक नजरअंदाज किया कि हमारी भावनाएं हमारे शरीर में रहती है। और इसका पहला हिस्सा है स्ट्रगल। वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने एक साहसी दावा किया कि हम सिर्फ सोचने में ही नहीं, महसूस करने में भी जानवरों से जुड़े हुए हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, आपके दांत क्यों भिजते हैं, मुट्ठियां क्यों कस जाती है? जब आप डरते हैं, आपके रोंगटे क्यों खड़े हो जाते हैं? ये सब सोच नहीं है, यह आपके शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। आधुनिक दुनिया ने हमें सिखा दिया है समस्या दिमाग में, केमिकल इम्बैलेंस, दवा लो ठीक हो जाओ। और इसी चक्कर में हमने अपने शरीर की आवाज को म्यूट कर दिया। कल्पना कीजिए आप गुस्से में हैं, आपकी मुट्ठी धीरे धीरे कस रही है, मांसपेशियां खींच रही है, जैसे अंदर कोई दबा हुआ तूफान रास्ता ढूंढ रहा हो। लेकिन आप इसे अनदेखा कर देते हैं और यहीं हम अपने असली दर्द से कट जाते हैं। तो फिर दिमाग और शरीर के बीच ये रिश्ता काम कैसे करता है? यहीं आता है वेगस नर्व, एक लंबी और अदृश्य नस जो आपके दिमाग को सीधे आपके दिल, फेफड़ों और पेट से जोड़ती है। चार्ल्स डार्विन इसे न्यूमोगेस्टिक नर्व कहते थे। यह आपकी बॉडी का हाईवे सिस्टम है। हर सेकंड सैकड़ों सिग्नल ऊपर नीचे जा रहे हैं। यही वजह है कि ब्रेकअप का दर्द सीने में महसूस होता है, गुस्सा पेट को मरोड़ देता है और डर आपकी सांसें रोक देता है। कल्पना कीजिए एक चमकती हुई केबल जो आपके दिमाग से आपके पेट तक जाती है और जैसे ही आप नर्वस होते हैं उसमें लाल नर्व सिग्नल तेजी से दौड़ने लगते हैं। ये कोई कविता नहीं है, ये न्यूरो साइंस है। अब आता सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट, हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, HRV। ये बताता है आपका नर्वस सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल है। जब आप सांस अंदर लेते हैं तो दिल तेज धड़कता है, जब बाहर छोड़ते हैं धड़कन धीमी होती है। इसी वेरिएशन को कहते हैं HRV। अगर ये वेरिएशन अच्छा है तो आपका शरीर एडॉप्ट कर सकता है, आराम और एक्शन के बीच स्मूथ स्विच कर सकता है। लेकिन ट्रॉमा के बाद यह सिस्टम गड़बड़ा जाता है, HRV गिर जाता है, मतलब आपका एस्केलेटर और ब्रेक दोनों अनरिलायबल हो जाते हैं। यही वजह है कुछ लोग छोटी सी बात पर एक्सप्लोड कर जाते हैं और कुछ पूरी तरह शट डाउन हो जाते हैं। ये पर्सनैलिटी नहीं है, ये कोई कमजोरी भी नहीं है, ये शरीर का इम्बैलेंस है। तो अब सवाल है ठीक कैसे हो, और उसका जवाब है कि दिमाग से नहीं, शरीर से। स्टीफन पोर्जेस के नाम पर आधारित समझ हमें बताती है हम 3 अवस्थाओं में जीते हैं। सोशल एंगेजमेंट, जब हम सुरक्षित होते हैं तो हम जुड़ते हैं। फाइट फ्लाइट, जब खतरा होता है। फ्रीज, जब बचना असंभव लगता है। जो ट्रॉमा से सरवाइव करते हैं वो अक्सर दूसरे और तीसरे मोड में फंसे रहते हैं। उन्हें सुरक्षित होना ऐसा लगता है ये भूल है। इसलिए हीलिंग का रास्ता अपने शरीर को सिखाना है अब खतरा नहीं है। कैसे? धीमी सांसें लें, संगीत का प्रयोग करें, दोस्तों के साथ जुड़ने का प्रयास करें, योग और मेडिटेशन का अभ्यास करें। जब शरीर को सेफ्टी महसूस होती है तभी दिल और दिमाग एक रिदम में आते हैं और तभी आप फिर से महसूस कर पाते हैं, जुड़ पाते हैं और जीत जाते हैं। चैप्टर 6 लूजिंग योर बॉडी लूजिंग योर सेल्फ। क्या होगा अगर आप अपने हाथ में कुछ पकड़े हो लेकिन आपको एहसास ही ना हो कि आप क्या पकड़े हुए हैं? क्या होगा अगर आप आईने में देखें और सामने दिखने वाला चेहरा आपका लगे ही नहीं, जिसे आप अपने ही शरीर में एक अजनबी हो? ये कोई कल्पना नहीं है, ये उन लोगों की रोजमर्रा की सच्चाई है जिन्होंने ट्रॉमा झेला है। आज हम उस सबसे डरावनी सच्चाई को समझेंगे कि कैसे आघात हमारे स्व को हमारे ही शरीर से अलग कर देता है और हमें छोड़ देता है एक खाली खोल की तरह। शेरी नाम की एक लड़की जो पेशे से नर्स, बेहद ही काबिल और जिम्मेदार, लेकिन जब वो कमरे में आती है उसके कंधे झुके हुए हैं, आंखों में थकान है और हाथों पर पुराने और ताजा घाव। वो अपने ही त्वचा को नोचती है बार बार जब तक कि खून ना निकल जाए। जब उससे पूछा गया तुम ऐसा क्यों करती हो, उसने धीरे से कहा ताकि मुझे कुछ महसूस हो। बचपन में उसे कभी अपनापन नहीं मिला, घर में काफी लोग लेकिन उसके लिए कोई जगह नहीं थी। उसकी माँ उसे कहती थी तुम्हें गलती से जन्म दे दिया गया है। फिर कॉलेज के दौरान उसे अगवा किया गया 5 दिनों तक, और जो उसके साथ हुआ वो सिर्फ हिंसा नहीं थी, वो उसका स्व यानी सेल्फ छीनने वाला अनुभव था। उस दिन उसका शरीर वो नहीं रह गया लेकिन उसका
अंदर का हिस्सा कहीं दूर चला गया। एक शांत कमरे में बस एक आवाज त्वचा को बार बार नोचने की, धीमी, लगातार, जैसे कोई खुद को जगा रहा हो। जब दर्द इतना गहरा हो कि आप महसूस करना ही बंद कर दें, तो जिंदा होने का एहसास वापस कैसे लाएं? जब डॉक्टरों ने देखा कि केवल शेरीफ अकेली नहीं थी, ऐसे कई ट्रॉमा सर्वाइवर्स थे जिनके साथ एक अजीब चीज हो रही थी। उनका दिमाग और शरीर एक दूसरे से बात करना बंद कर चुके थे। एक दिन शेरी मसाज की टेबल पर लेटी थी। थेरेपिस्ट ने उसके पैरों को छुआ। अचानक वो चीख पड़ी, तुम कहाँ हो? स्पर्श हो रहा था लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा था, और उसका शरीर यहाँ था लेकिन उसकी अनुभूति कहीं और। तो सवाल उठता है, हमें कैसे पता चलता है कि हम जिंदा हैं? कैसे हमें भूख लगती है, थकान महसूस होती है या सुकून आता है? इसका जवाब है इंटरकोएप्शन, यानी अपने शरीर के अंदर की एक सूक्ष्म संवेदनाओं को महसूस करना। और यहाँ ट्रॉमा एक खामोशी से वार करता है। दिमाग का एक ऐसा हिस्सा, मेडिकल प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमें खुद से जोड़ता है, धीरे धीरे बंद हो जाता है। कल्पना कीजिए, एक कंट्रोल पैनल है, भूख, स्पर्श और दिल की धड़कन को कंट्रोल करता है। एक एक करके सबकी लाइट बुझ रही है और अंत में सिर्फ एक लाइट बचती है, पैनिक। और यहीं पर सबसे बड़ी समझ आती है, ट्रॉमा आपको शरीर से अलग नहीं करता, वो आपको अपने शरीर को महसूस करने से रोक देता है। हमारे बॉडी के सेंसेशन ही हमें बताते हैं कि हम कौन हैं। जब आप गुस्से में होते हैं, आपका चेहरा गर्म होता है। जब आप उदास होते हैं, आपकी छाती भारी हो जाती है। यही आपका सेल्फ है। लेकिन ट्रॉमा के बाद कई लोग इसे पढ़ना भूल जाते हैं। इसे ही कहते हैं एलेक्सीथाइमिया, यानी आप महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते कि क्या। पेट में दर्द है लेकिन ये डर है या गुस्सा, कंधे भारी है लेकिन ये थकान है या दुख। और जब आप अपनी ही भावनाओं को नाम नहीं दे पाते, तो आप धीरे धीरे खुद से दूर हो जाते हैं। तो इसका रास्ता क्या है? बेहद ही आसान, लेकिन इतना आसान भी नहीं। अपने ही शरीर से दोबारा जुड़ना। शरीर के लिए ये धीरे धीरे शुरू हुआ, मसाज, थेरेपी और फिर एक सिंगिंग ग्रुप की ज्वाइनिंग से, जहां उसने गाना शुरू की, लोगों के बीच बैठना शुरू किया। धीरे धीरे वो महसूस करना शुरू करने लगी। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये छोटे कदम है। अपनी ही सांसों को महसूस करना, चलते समय हवा को महसूस करना, अपने शरीर की हर छोटी सेंसेशन को नोटिस करना। क्योंकि सच्चाई ये है, अगर आप अपने शरीर को नहीं जानते तो आप खुद को नहीं जानते। और जब आप अपने शरीर से दोस्ती कर लेते हैं, तभी आप अपने स्व को वापस पा सकते हैं। चैप्टर 7, गेटिंग ऑन द सेम वेवलेंथ, अटैचमेंट एंड अटेनमेंट। क्या आप जानते हैं, आपका भरोसा, आपका डर, आपका प्यार करने का तरीका, सब कुछ आपके जीवन के पहले कुछ महीनों में तय हो सकता है, बिना किसी शब्द के। सिर्फ एक माँ की नजर और एक बच्चे के रोने के बीच। अगर कोई आपको उस वक्त समझ नहीं पाया तो क्या होता है? आज हम उसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। बोस्टन के एक क्लिनिक में कुछ बच्चे आते थे जो फिट नहीं बैठते थे, कुछ बेहद ही गुस्सेल थे, कुछ पूरी तरह बेजान। उनके रिकॉर्ड पर लेवल थे मनोविकारों के, लेकिन उनकी आंखों में कुछ और लिखा था। एक रिसर्चर नीना उन्हें एक सिंपल टेस्ट देती है, कुछ तस्वीरें जिसमें एक परिवार कार ठीक कर रहा है, एक गर्भवती महिला खिड़की के पास खड़ी है। तो सामान्य बच्चे इनमें साधारण कहानियां देखते हैं, लेकिन इन बच्चों ने क्या देखा कि लड़का अपने पिता को कुचल देगा, ये औरत कुछ गलत कर रही है। कल्पना कीजिए, एक बच्चे की ड्राइंग, सूरज काला है, स्टिक फिगर के हाथों में चाकू है। ये बच्चे अजीब नहीं थे, वे बस एक ऐसी दुनिया में जी रहे थे जो हमेशा खतरनाक लगती थी। तो सवाल है, ये सब शुरू कहाँ से होता है? और इसी पर जॉन बॉली कहते हैं कि बच्चों को सिर्फ खाना और देखभाल नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए एक सिक्योर बेस, एक ऐसा इंसान जिसकी मौजूदगी उसे ये महसूस कराए कि मैं सुरक्षित हूँ। और फिर डोनाल्ड ने एक और गहरी बात कही कि माँ जिस तरह बच्चों को पकड़ती है, उसी से बच्चा सीखता है कि वो वास्तविक है। अगर माँ बच्चे के संकेत नहीं समझ पाती तो बच्चा क्या करता है? वो अपनी असली भावनाओं को दबा देता है। वो सीखता है मुझे ऐसा बनना होगा जिसे मुझे स्वीकार किया जाए, और यहीं से खुद को खोने की शुरुआत होती है। और फिर मेरी एंजवर्थ की एक क्रांतिकारी खोज सामने आती है। उन्होंने उस रिसर्च में देखा कि जब माँ कमरे से जाती है और वापस आती है तो बच्चे कैसे रिएक्ट करते हैं। उस रिसर्च में 4 तरह के पेरेंट्स सामने आए। फर्स्ट, सिक्योर अटैचमेंट, जहाँ बच्चा रोता है लेकिन माँ के आते ही शांत हो जाता है, जहाँ बच्चों को लगता है मेरी दुनिया सुरक्षित है। दूसरा, अवॉइडेंट अटैचमेंट, इसमें बाहर से कुछ नहीं दिखता लेकिन अंदर से स्ट्रेस हाई होता है, जिसमें बच्चा सोचता है मुझे अपनी भावनाएं नहीं दिखानी। थर्ड, एंग्शियस अटैचमेंट, जिसमें बच्चा अपने पेरेंट्स के चिपकता है लेकिन शांत नहीं होता, उसे लगता है कि अगर तुम जाओगे तो मैं टूट जाऊंगा। और सबसे डिस्टर्बिंग पेरेंट्स, फोर्थ, डिसऑर्गेनाइज्ड अटैचमेंट, जब वो इंसान जिसे बच्चों को सुरक्षा देना चाहिए डर का कारण बन जाए। जब बच्चा माँ की तरफ बढ़ता है लेकिन बीच में ही रुक जाता है, जम जाता है या अजीब
हरकतें करने लगता है क्योंकि इसके पास कोई सुरक्षित दिशा ही नहीं होती। केलिन के एक शोध ने एक सच्चाई को उजागर किया कि अगर शुरुआती वर्षों में बच्चों को अटैचमेंट नहीं मिला तो बच्चा बड़ा होकर अपनी ही भावनाओं से कट जाता है। चैप्टर 8, ट्रैप्ड इन रिलेशनशिप, द कॉस्ट ऑफ अबाउस एंड नेग्लेक्ट। क्या होगा अगर आपका शरीर किसी ऐसे इंसान की ओर खिंचता हो जिससे आपका दिमाग डरता है? क्या होगा अगर प्यार और खतरे के बीच की लाइन ही मिट जाए और आपको समझ ही ना आए कि जो आप महसूस कर रहे हैं वो जुड़ाव है या डर? मेलिन, जो एक कुशल ऑपरेशन थिएटर नर्स है, बेहद ही शांत, सक्षम और नियंत्रित, लेकिन एक रात सब कुछ टूट गया। वो अपने दोस्त माइकल को घर बुलाती है। सब सामान्य है जब तक सुबह के 2 बजे नींद में करवट लेते हुए माइकल का पैर उससे छू जाता है और अचानक वो चीख उठती है। वो उसे धक्का देती है, खरोचती है, काटती है, जैसे वो किसी दुश्मन से अपनी जान बचा रही हो। अंधेरे कमरे में नाखूनों की आवाज, तेज सांसें और हवा में घुला हुआ डर। कुछ देर बाद सब शांत हो जाता है और मेलिन कहती है, मुझे बस इतना याद है कि मैं बहुत डर गई थी। उसे ये याद नहीं कि वो किससे लड़ रही थी, क्योंकि वो माइकल नहीं था, वो उसका अतीत था। जब लेखक वार्डेन कॉर्प ने उससे उसके बचपन के बारे में पूछा तो उसने कहा शायद सब कुछ ठीक था, लेकिन उसका शरीर कुछ और कर रहा था, क्योंकि ट्रॉमा का यही खेल है। दिमाग भूल सकता है लेकिन शरीर नहीं भूलता। एक शोध में पाया गया कि जिन लोगों ने बचपन में दुर्व्यवहार झेला होता है उनका शरीर अति संवेदनशील हो जाता है। इम्यून सिस्टम भी खतरे को पहचानने में गलतियां करने लगता है। कभी कभी वो अपने ही शरीर का हमला करने लगता है, जैसे शरीर खुद से ही लड़ रहा हो। और यही मेलिन के साथ हुआ। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही थी, जैसे उसका शरीर कह रहा हो दुनिया सुरक्षित नहीं है, मत देखो। हम सबके अंदर एक अंदरूनी नक्शा होता है, एक ऐसा मैप जो हमें बताता है कि दुनिया सुरक्षित है या खतरनाक, लोग भरोसेमंद है या चोट पहुंचाएंगे। अगर बचपन में प्यार और दर्द एक साथ मिले हो तो ये नक्शा गड़बड़ा जाता है। आपका शरीर सीखता है प्यार का मतलब खतरा है और फिर हर रिश्ता एक युद्ध जैसे लगने लगता है। थेमी नाम की एक और मरीज ने कहा, मैं 7 साल की थी जब मेरे पिता ने मेरे साथ ये गलती की थी। जब डॉक्टर ने कहा ये तुम्हारी गलती नहीं थी तो उसने जवाब दिया, ऐसा मत कहो, इससे मैं और अकेली महसूस करती हूँ। यही है ट्रॉमा का ट्रैप। सच सुनना भी दर्द देता है क्योंकि आपका अंदरूनी नक्शा उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। मेलिन का इलाज तेजी से होना संभव नहीं था, ये सालों का सफर था। धीरे धीरे उसने अपने शरीर को फिर से महसूस करना सीखा, सांस लेना सीखा, ठहरना सीखा, उसे पहचानना सीखा, उसे समझा और जाना कि क्या अभी हो रहा है और क्या अतीत का है। एक दिन जब माइकल का पैर फिर से उसे छूता है, वो रुकती है और खुद से कहती है, मैं अब 34 साल की हूँ, ये माइकल है, वो नहीं। यही हीलिंग है, अतीत को मिटाना नहीं बल्कि ये पहचानना कि वो तब था, ये अब है। चैप्टर 9, व्हाट्स लव गॉट टू डू विद इट। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द क्या है? कोई हादसा, कोई दुर्घटना, या वो एहसास कि जिसने आपको धोखा दिया, जिनसे आपने सबसे ज्यादा प्यार की उम्मीद की, उन्होंने आपको तोड़ दिया। अगर प्यार ही आपके लिए खतरा बन जाए तो फिर प्यार होता क्या है? ये कोई गाने की लाइन नहीं है, ये उन लोगों का सवाल है जिनके बचपन में कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए था। जब हम किसी को कहते हैं ये बाइपोलर है, ये बॉर्डर लाइन है, तो हमें लगता है हमने समस्या समझ ली है, लेकिन बेशक कुछ और कहते हैं ये सिर्फ लेवल्स, सिर्फ ऊपर की परत, असल घाव कहीं और है। सोचिए, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पूछता है आपको क्या समस्या है, लेकिन कितनी बार किसी ने पूछा है आपको बचपन में कितने चोट पहुंचाई? यही सवाल हमें प्यार और उसकी कमी तक लेके जाता है। सच्चाई सुनना आसान नहीं होता। जब बड़े स्तर पर अध्ययन किया गया तो पाया गया कि जिन महिलाओं ने बचपन में शोषण सहा था उनमें से ज्यादातर को पहले ही बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे लेबल मिल चुके थे, यानी उनके दर्द को नाम तो मिला लेकिन समझ नहीं मिली। और यही सबसे बड़ा संघर्ष है। एक बच्चा अपने माता पिता को बदल नहीं सकता। अगर वही लोग जो सुरक्षा देने वाले हैं डर का कारण बन जाए तो बच्चा क्या करता है? वो खुद को बदल देता है, अपनी भावनाएं दबा देता है, या हर वक्त सतर्क रहता है, या गुस्से से भर जाता है। ये कोई गलती नहीं है, यही है जीवित रहने की कला। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है तो वही स्ट्रेटजी उसकी जिंदगी को तोड़ने लगती है। रिश्ते टूटते हैं, गुस्सा बढ़ता है, या वो खुद को नुकसान पहुंचाने लगता है और फिर उसे कहा जाता है तुम्हें डिप्रेशन है। लेकिन कोई नहीं पूछता तुम्हें किसने तोड़ा। याद रहे, जितना ज्यादा बचपन में आघात पहुंचा हो उतनी ज्यादा संभावना है कि व्यक्ति बड़े होकर धूम्रपान करेगा, नशे की ओर जाएगा या अपने शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन यहाँ
ट्विस्ट है। ये बिहेवियर समस्या नहीं है, ये समाधान है। एक महिला ने कहा, मैं मोटी हूँ क्योंकि ये मेरी ढाल है। जब मैं मोटी हूँ कोई मुझे पूछता नहीं, मैं सुरक्षित हूँ। यही समझ सब कुछ बदल देती है। जो हमें सेल्फ डिस्ट्रक्शन लगता है वो अक्सर सेल्फ प्रोटेक्शन होता है। तो अब सवाल है, हमें क्या बदलना होगा? सबसे पहले लेवल्स हटाने होंगे। किसी को बॉर्डरलाइन कहने से पहले ठहरिए और पूछिए इसके साथ क्या हुआ था। याद रहे, घरेलू हिंसा, बचपन का शोषण, ये सिर्फ पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं है, ये युद्ध के मैदान जितने खतरनाक अनुभव है। ये शरीर के अंदर एक ऐसा अलार्म सिस्टम बना देते हैं जो कभी बंद नहीं होता। और हीलिंग वो सिर्फ बातों से नहीं आएगी, नहीं सिर्फ दवाओं से। हीलिंग आएगी जब कोई इंसान आपको फिर से ये महसूस कराए कि तुम सुरक्षित हो। और ये सिर्फ समझ से नहीं बल्कि प्यार से आता है। चैप्टर 10, डेवलपमेंट ट्रॉमा, द हिडन एपिडेमिक। जरा अपने आसपास देखिए, वो बच्चा जो क्लास में हमेशा लड़ता है, वो जो पढ़ाई में पीछे रह जाता है, या वो किशोर जो हर बात पर चिल्लाता है, क्या वे सच में बिगड़े हुए हैं या फिर उनका दिमाग बस उन्हीं हालतों के हिसाब से ढल गया है जिन्हें हम देख ही नहीं पाते? क्या होगा अगर हमारा पूरा डायग्नोस्टिक सिस्टम उन्हें गलत नाम दे रहा हो और उन्हें ठीक करने के बजाय उन्हें और तोड़ रहा हो? एंथनी नाम का एक छोटा सा बच्चा जो सिर्फ 2.5 साल का है, वो अपनी माँ से चिपका रहता था। अचानक चीखने लगता, अपना सिर दीवार से मारता। डॉक्टर ने उसे कई नाम दे दिए, लेकिन बैसेल ने कुछ और देखा। उन्होंने देखा एक बच्चा जो डर से बौखला रहा था और एक माँ जो खुद कभी सुरक्षित नहीं रही थी। यही सच है, हर साल लाखों बच्चे दुर्व्यवहार झेलते हैं और फिर वे बड़े होकर हमें समस्या लगते हैं। लेकिन सवाल ये है, उनके साथ क्या हुआ था? लंबे समय तक वैज्ञानिक मानते थे कि ये सब खराब जीन की वजह से है, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। मिशिगन यूनिवर्सिटी, जहाँ चूहों पर एक एक्सपेरिमेंट हुआ, जिन चूहों की माँ ने उनके बच्चों को चाटा, सहलाया और सुरक्षा दी, वे बड़े होकर जरा शांत और बहादुर बने। और जिनके साथ ऐसा नहीं हुआ, उनका नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहा। कल्पना कीजिए एक छोटे दिल की धड़कन को बेहद धीमी, या ऐसी धड़कन जो तेज और बेकाबू हो, जैसे हर पल खतरा हो। इंसानों में भी यही होता है। जब बच्चों को प्यार नहीं मिलता तो उसे खतरा महसूस होता है और उसके जिन्स भी अलग तरह से एक्सप्रेस होते हैं। इसे कहते हैं एक ऐसा अनुभव जो आपके शरीर को बदल देता है। और यही आता है डेवलपमेंट ट्रॉमा डिसऑर्डर। ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक पैटर्न है जो 3 स्तरों पर बना है। पहला, भावनात्मक असंतुलन, जिसमें एक पल में गुस्सा, दूसरे पल में सुन। सेकंड, ध्यान की समस्या। ध्यान की समस्या इसलिए होती है क्योंकि डर के कारण फोकस नहीं कर पाते। तीसरा, रिश्तों में कठिनाई, खुद को बेकार समझना और किसी और पर भरोसा न कर पाने के कारण रिश्तों में कठिनाई पैदा होती। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, ये कोई सिम्टम नहीं है, ये सर्वाइवर स्किल है। अगर घर ही अनसेफ हो तो बच्चा दुनिया को सेफ कैसे मानेगा? और फिर आज का सिस्टम इसे रिकॉग्नाइज नहीं करता। वो क्या करता है? वो दवाइयां देता है जो बच्चों को शांत तो करती है लेकिन उसे समझती नहीं। असली सच्चाई ये है कि बचपन का ट्रॉमा कोई चीज नहीं है, ये एक छिपी हुई महामारी है। जब बच्चा लगातार डर में जीता है तो उसका शरीर स्ट्रेस हार्मोन से बढ़ जाता है और वही शरीर बाद में बीमारियों का घर बन जाता है, दिल की बीमारियों का, डायबिटीज का। लेकिन याद रहे, उम्मीद है और इलाज संभव है। और इस इलाज का मूल आधार ये होना चाहिए कि जिसमें बच्चा अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, जिसमें उन्हें मेडिटेशन या घोड़ों की देखभाल के बारे में सिखाया जाए, थिएटर का अनुभव कराया जाए। जब एक लड़की ने मैसेज से कहा, घोड़े ने मुझे सिखाया कि सुरक्षित होना कैसा लगता है, और यही असली इलाज है किसी भी सुरक्षित रिश्ते के लिए। तो अब आप समझ चुके हैं कि ट्रॉमा सिर्फ एक याद नहीं है, ये एक ऐसा निशान है जो दिमाग में नहीं शरीर में लिखा जाता है। यह आपकी सांसों में छुपा होता है, आपकी धड़कनों में, आपके रिश्तों में और कभी कभी आपकी खामोशी में। लेकिन अगर शरीर सब कुछ याद रखता है तो क्या हो, ठीक होना भी सीख सकता है? क्या वो डर जो सालों से आपके अंदर कैद है वो कभी सच में खत्म हो सकता है, या आपको हमेशा उसके साथ ही जीना पड़ेगा? क्योंकि असली सवाल अभी बाकी है। हीलिंग कैसे होती है? सिर्फ समझने से या महसूस करने से? और अगर दिमाग टूट गया हो तो क्या उसे फिर से रिवायर किया जा सकता है? जानेंगे अगले भाग में, जिसमें हम ना सिर्फ दर्द को समझेंगे, हम सीखेंगे उसे बदलना। हम जानेंगे कैसे योग, ब्रीदिंग और बॉडी थेरेपीज दिमाग को अंदर से बदल देती है। कैसे कुछ लोग अपने सबसे गहरे घावों से उठकर एक नई जिंदगी बनाते हैं। और सबसे चौंकाने वाला सच, कैसे आप खुद अपने शरीर को सेफ महसूस कराना सीख सकते हैं। और अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि टूटने के बाद इंसान खुद को फिर से कैसे बनाता है, तो दूसरे भाग को मिस ना करें, क्योंकि अगला सफर सिर्फ समझ का नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन का होगा। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाइप बटन पर क्लिक करें। धन्यवाद।